दुनिया में दो तरह के पिता होते हैं। एक कहते हैं पैसे बचाओ और दूसरे कहते हैं पैसों को तुम्हारे लिए काम करने दो। ये लाइन हम सब ने रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में कहीं ना कहीं पढ़ी या सुनी जरूर होगी। तो आज हम इस किताब की सिर्फ एक समरी नहीं करने वाले। हम में से कई लोग जानते हैं कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। बिल्कुल। पर आज हम उस सोच के और गहरे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये पैसों को लेकर हमारे दिमाग की जो प्रोग्रामिंग है ना, उसको बदलने के बारे में है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। आज हमारा मिशन कियोसाकी के सिद्धांतों को रटना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के मनोविज्ञान को समझना है। हाँ, मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक जैसी मेहनत करने वाला एक इंसान आर्थिक रूप से फंसा रह जाता है, जबकि दूसरा वो आज़ादी की तरफ बढ़ता जाता है। ये पूरा माइंडसेट का खेल है और आज हम इसी खेल के नियम समझने वाले हैं। तो चलिए खेल की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। दो पिता, दो अलग अलग दुनियाएं। कहानी का आधार यही है कि लेखक रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी परवरिश पर दो पिताओं का असर था। एक उनके अपने बेहद पढ़े लिखे पिता, जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं। राइट। वो सरकार में एक ऊंचे पद पर थे, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी और नौकरी की सुरक्षा को लेकर परेशान रहते थे। हाँ, एक टिपिकल कहानी लगती है ये तो। एग्जैक्टली। और दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, रिच डैड। वो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बनने की राह पर थे। ये सिर्फ दो लोग नहीं थे, ये दो अलग अलग सोच के स्कूल थे। हाँ, और उनकी सलाह में जो फर्क था वो किसी खाई से कम नहीं था। पुअर डैड की दुनिया का सेंटर पॉइंट क्या था? खूब पढ़ो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, ताकि तुम्हें एक बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके। बिल्कुल, ये वही रास्ता है जिस पर हम में से ज्यादातर लोगों को चलना सिखाया जाता है। हाँ, इसमें एक सेफ्टी है, एक तयशुदा रास्ता है। जबकि रिच डैड की दुनिया बिल्कुल उल्टी थी। उनका कहना था, स्कूल तुम्हें अच्छा कर्मचारी बनाना सिखाता है, मालिक नहीं। तुम्हें पैसे को समझना होगा, सीखना होगा कि ये कैसे काम करता है। फिर ऐसे एसेट्स बनाओ जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, ताकि तुम्हें पैसे के लिए काम न करना पड़े। यहाँ मुद्दा एकेडमिक शिक्षा का था ही नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन का था, जो स्कूलों में कभी नहीं सिखाई जाती। और इसी फाइनेंशियल एजुकेशन का जो सबसे पहला और जरूरी सबक है, वो सुनने में बहुत आसान लगता है पर असल में है नहीं। अच्छा? रिच डैड का पूरा सार एक लाइन में था। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, और उन्हें लगता है कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं। ये तो मतलब बहुत गहरी बात है। हाँ, जब मैंने पहली बार इसकी परिभाषा पढ़ी तो मेरा दिमाग ही घूम गया। इतनी सरल सी बात, लेकिन हम इसे कितना गलत समझते हैं। एसेट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे एक दुकान जिससे किराया आ रहा हो, स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले, या कोई बिजनेस जो मुनाफा कमा रहा हो। और लायबिलिटी वो हर चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे आपकी कार की EMI, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, या वो घर जिसकी आप EMI भर रहे हैं। और यहीं आकर ज्यादातर लोग चौंक जाते हैं। एग्जैक्टली। हमारी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है अपना घर, और हम उसे अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। बिल्कुल। रिच डैड का नजरिया यहाँ पर बहुत क्रूर है, लेकिन लॉजिकल है। वो कहते हैं, अगर आपका घर हर महीने आपकी जेब से होम लोन की EMI, प्रॉपर्टी टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर पैसा निकाल रहा है, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। वो बैंक के लिए एक एसेट है, आपके लिए नहीं। लेकिन ये नजरिया थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं है? मतलब आखिर एक घर इमोशनल सिक्योरिटी भी तो देता है, क्या उस पहलू की कोई कीमत नहीं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहाँ ये समझना होगा कि कियोसाकी का जो नजरिया है वो पूरी तरह से कैश फ्लो पर आधारित है। अच्छा, वो हर चीज को पैसा अंदर या पैसा बाहर के चश्मे से देखते हैं। इमोशनल सिक्योरिटी या जबरन बचत, फोर्स्ड सेविंग्स जैसे पहलुओं को वो इस समीकरण में नहीं रखते। तो ये एक पावरफुल लेंस है, लेकिन ये एकमात्र लेंस नहीं है। ये बात तो है। हाँ, पर अगर आपने एक घर खरीदकर उसे किराए पर दे दिया और किराया आपकी EMI और खर्चों से ज्यादा है, तो वही घर तुरंत आपके लिए एक एसेट बन जाता है। फर्क घर में नहीं है, उसके इस्तेमाल और उससे होने वाले कैश फ्लो में है। ये बात समझ में आती है। मतलब चीजें खुद एसेट या लायबिलिटी नहीं होती, हमारा उनका इस्तेमाल तय करता है कि वो क्या है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये परिभाषा आज की डिजिटल दुनिया में और भी ज्यादा मायने रखती है। कैसे? सोचिए, एक सफल YouTube चैनल, एक ब्लॉग जिससे एफिलिएट इनकम आती है, या एक ऑनलाइन कोर्स, अगर वो लगातार पैसा बना रहा है
तो वो एक डिजिटल एसेट है। बिल्कुल। कियोसाकी ने जब ये लिखा था तब शायद ये सोचना भी मुश्किल था। आज आप बिना किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के भी मजबूत एसेट्स बना सकते हैं। सही बात है। और दूसरी तरफ दर्जनों OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस जिनकी आपको जरूरत भी नहीं, वो छोटी छोटी डिजिटल लायबिलिटीज हैं। हाँ, जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रही हैं। इसी सोच से अगला सवाल खड़ा होता है, हम पैसे के लिए काम करें या पैसा हमारे लिए काम करें। पुअर डैड की पूरी जिंदगी का फलसफा एक ही था, मैं एक तनख्वाह के लिए काम करता हूँ। मेहनत करो, महीने के आखिर में सैलरी आएगी, खर्चे चुकाओ और फिर अगले महीने का इंतजार करो। इसे कियोसाकी रैट रेस यानी चूहे की दौड़ कहते हैं। और ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। आप पहिए पर भाग तो बहुत तेजी से रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। सही। इसके उलट रिच डैड का फलसफा था, मैं ऐसे सिस्टम बनाने के लिए काम करता हूं जो मेरे लिए पैसा बनाए। वो नौकरी को एक अस्थायी समाधान मानते थे। अच्छा। असली लक्ष्य ऐसे एसेट्स या बिजनेस खड़े करना था जो उनके बिना भी चलते रहें और पैसा बनाते रहें। ये एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बीच का बुनियादी फर्क है। मतलब जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा, या आप सो भी रहे हो तब भी पैसा आ रहा है। एग्जैक्टली। सैलरी आपको एक सीमा में बांधती है, लेकिन एक सिस्टम बनाने की सोच आपको आर्थिक आजादी की संभावना देती है। और यहीं पे रिस्क यानी जोखिम का सवाल आता है। पुअर डैड के लिए नौकरी छोड़ना, बिजनेस शुरू करना या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बहुत बड़ा खतरा था। हाँ, उनकी दुनिया सेफ्टी शब्द के इर्द गिर्द घूमती थी। जबकि रिच डैड का मानना था कि सबसे बड़ा जोखिम तो फाइनेंशियल तौर पर अशिक्षित होना है और सिर्फ एक आय के स्रोत यानी नौकरी पर निर्भर रहना है। सोचिए, अगर कल वो नौकरी चली गई तो सब खत्म। हाँ, उनका नजरिया ये नहीं था कि जोखिम से बचो, बल्कि ये था कि जोखिम को समझो, उसे मैनेज करो और फिर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। ये इंटरेस्टिंग है। उनका एक मशहूर कथन है, इन्वेस्टिंग जोखिम भरा नहीं है, बिना जानकारी के इन्वेस्ट करना जोखिम भरा है। असल में महंगाई के दौर में पैसा सिर्फ बैंक में रखना और उसे काम पर ना लगाना शायद आज के समय का सबसे बड़ा छिपा हुआ जोखिम है। ये बात सीधे तौर पर हमारी शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाती है। हम स्कूल में पाइथागोरस थ्योरम सीखते हैं, इतिहास की तारीखें रटते हैं। हाँ, लेकिन कैश फ्लो कैसे मैनेज करें, अच्छे और बुरे कर्ज में क्या फर्क है, या टैक्स कैसे काम करता है, ये सारी बातें हमें कोई क्यों नहीं सिखाता? इसके पीछे एक गहरा सामाजिक और आर्थिक ढांचा है। हमारी जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है ना, वो औद्योगिक युग की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। मतलब अच्छे कर्मचारी और विशेषज्ञ तैयार करना। इसे अच्छे उद्यमी या निवेशक बनाने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। अच्छा। नतीजा ये होता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे बेहद पढ़े लिखे लोग भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। वो पैसा कमाना तो जानते हैं, लेकिन उस पैसे को अपने लिए काम पर लगाना नहीं जानते। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, वित्तीय ज्ञान ही आय का स्रोत बनता है और वित्तीय अज्ञानता ही गरीबी का। और इसी अज्ञानता से पैदा होते हैं वो दो सबसे बड़े दुश्मन जो लोगों को रैट रेस में फंसाए रखते हैं, डर और बहाने। बिल्कुल। हम सब ने पुअर डैड वाली मानसिकता के बहाने सुने हैं। शेयर बाजार तो जुआ है, मेरे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, या अब कुछ नया सीखने की उम्र नहीं रही। ये बहाने असल में डर को छिपाने का एक तरीका है। पैसा खोने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, असफलता का डर। हाँ, रिच डैड का दृष्टिकोण यहाँ पर भी सोच बदलने वाला था। जब कोई कहता कि मैं ये खरीद नहीं सकता, तो रिच डैड कहते थे, सोचो कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। वाह। पहला वाक्य आपके दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है, जबकि दूसरा वाक्य उसे समाधान खोजने के लिए खोल देता है। ज्यादातर लोग डर के कारण कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। सही बात है। जबकि सफल लोग छोटी शुरुआत करते हैं, गलतियों को सीखने की फीस मानते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। एक्शन लेने की बात पर मुझे रिच डैड की नौकरी को लेकर दी गई एक और सलाह याद आती है। वो कहते थे, नौकरी सैलरी के लिए मत करो, बल्कि स्किल सीखने के लिए करो। ये एक बेहद शक्तिशाली विचार है। हाँ, खासकर अपने करियर की शुरुआत में ऐसी नौकरी चुनो जहां मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन जैसी स्किल्स सीखने को मिले, भले ही सैलरी थोड़ी कम क्यों ना हो। बिल्कुल। स्किल इज द न्यू करेंसी। सैलरी तो आपके खर्चे पूरे करेगी, लेकिन स्किल आपको संपत्ति बनाने के औजार देगी। सोचिए, अगर आपको सेल्स की कला आती है तो आप अपना आइडिया किसी निवेशक को बेच सकते हैं। अगर आपको मार्केटिंग आती है तो आप अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। राइट। ये वो स्किल्स हैं जो एसेट बनाने की नींव है।
सिर्फ कड़ी मेहनत आपको थका देगी, लेकिन सही स्किल के साथ की गई स्मार्ट मेहनत आपको आर्थिक रूप से आज़ाद बना सकती है। सैलरी खर्च हो जाती है, स्किल आपके साथ रहती है। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई आम इंसान जो अपनी 9 से 5 की नौकरी में फंसा है, इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करे? मतलब शुरुआत कहाँ से की जाए? बिल्कुल, और यहीं पर थ्योरी को एक्शन में बदलना जरूरी हो जाता है। हाँ, स्रोत में जो एक्शन प्लान दिया है उसे एक एक करके देखते हैं। पहला कदम है पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करो। इसका मतलब? इसका मतलब है कि सैलरी आते ही एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए अलग रख दो और बाकी बचे हुए पैसों से खर्चे चलाओ। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। पहले खर्च करते हैं, फिर जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा कदम है अपने खर्चों को बारीकी से ट्रैक करना। ये जानना कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। अनावश्यक लायबिलिटीज को पहचानना और उन्हें कम करना, जैसे वो जिम मेंबरशिप जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, या वो सब्सक्रिप्शंस जिनकी आपको जरूरत नहीं। ये अनुशासन की नींव है। जब तक आपकी बाल्टी में छेद है, आप उसे भर नहीं सकते। सही बात है। एक बार जब आप अपने कैश फ्लो पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब तीसरा कदम आता है। छोटे छोटे एसेट्स बनाना शुरू करो। और यहाँ SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बेहतरीन शुरुआत है। राइट। ये सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, एक आदत बनाना है। ये बाजार के उतार चढ़ाव के रिस्क को भी औसत करता है और निवेश में अनुशासन लाता है। चौथा बिंदु, जो शायद सबसे जरूरी है, हर दिन अपनी वित्तीय जानकारी बढ़ाओ। किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो। सफल निवेशकों को फॉलो करो, सीखते रहो। ये एक सतत प्रक्रिया है। आर्थिक दुनिया रोज बदलती है। आज जो निवेश का तरीका काम कर रहा है, हो सकता है कल ना करे। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है। उसे रोज प्रशिक्षित करना ही आपको आगे रखेगा। और आखिरी 5वां कदम, डर को समझो और छोटी शुरुआत करो। 100 रुपए से SIP शुरू करने में कोई डर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी रकम से आप खेल के नियम सीखते हैं, अनुभव हासिल करते हैं। हर निवेशक ने पैसा खोया है, हर उद्यमी असफल हुआ है, लेकिन सफल लोग उन गलतियों से सीखते हैं, डर कर मैदान नहीं छोड़ते। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि अमीर या गरीब होना सिर्फ बैंक बैलेंस का मामला नहीं है, ये एक मानसिकता का नतीजा है। पुअर डैड की सोच हमें सुरक्षा और सैलरी के एक सीमित दायरे में बांधती है और जिंदगी भर पैसे के लिए काम करवाती है। जबकि रिच डैड की सोच हमें वित्तीय शिक्षा, एसेट बनाने और पैसे से अपने लिए काम करवाने पर जोर देती है। ये एक ऐसा रास्ता है जो शायद शुरू में ज्यादा मुश्किल लगे, लेकिन आखिर में वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। हाँ, ये नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि नौकरी पर अपनी निर्भरता खत्म करने के बारे में है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन श्रोता के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। सवाल ये है, ये समझने के बाद कि एसेट जेब में पैसा डालता है और लायबिलिटी पैसा निकालती है, आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी पहली कौन सी एक छोटी सी लायबिलिटी है जिसे आप खत्म कर सकते हैं और उस बचे हुए पैसे को अपने पहले एसेट की तरफ मोड़ सकते हैं? ये एक छोटा सा कदम हो सकता है, लेकिन ये रिच डैड की सोच को अपनाने की दिशा में एक शक्तिशाली शुरुआत होगी।